नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने असम में बढ़ते मतदान प्रतिशत को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि असम में मतदाता जागरूकता में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके कारण अधिक लोग मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची के से हटाए गए हैं, जिससे सूची अधिक सटीक और पारदर्शी बनी है। मंत्री के मुताबिक साफ सुथरी मतदाता सूची, बढ़ती जागरूकता, ये दोनों ही कारण असम में मतदान प्रतिशत बढ़ने की अहम वजह बने हैं। फिलहाल इस बयान के बाद चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चुनाव में अब तक की सबसे अधिक 85.64 मतदान दर्ज हुआ है। क्या कहेंगे? 2016 में 84 पॉइंट पिछले रिकॉर्ड था कि मतदाता बढ़े हैं और जागृति बढ़ी है, जिसकी वजह से मतदान बढ़ा है और कोई वजह नहीं। 2021 में यहाँ 82% का मतदान हुआ था। केरल में भी इस वक्त 78% का मतदान हुआ है। जो SIR जो हुआ है, SIR से जो मृतक मतदाता थे मतदाता सूची में, उनके नाम निकाले गए हैं। जो गांव से शहर, शहर से जाकर के अपना नाम गांव में भी बनवा लिए, शहर में भी बनवा लिए। कुछ लोग प्रदेश छोड़ कर के बाहर चले गए दूसरे स्टेट में, तो चुनाव आयोग का हुआ कि एक जगह नाम होगा। तो इस तरह मिलाकर के सब एक जगह होने पर मतदाता सूची से बहुत से लोगों के नाम हटे हैं, संख्या कम हुई है, तो वोट का परसेंटेज आ गया। जो मृतक था तो वोट तो उनकी गिनती होती थी, इसकी वजह से जो वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मतदाता सूची से लोगों के नाम का हटना, मृतक लोगों का, और दूसरा जागृति लोगों में आना। पुडुचेरी में भी सबसे अधिक 89.87 लगभग 90% मतदान हुआ है, जो 2011 के रिकॉर्ड से अधिक है। उस पर भी बताइए। हर जगह यही हाल होगा। आप देखिएगा, जहाँ भी चुनाव अब होगा तो वहाँ 75%, 80%, 85-90% तक पोलिंग होगी। बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आई है, जहां फर्जी पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने का एक चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला अपनी असली पहचान छिपाकर एक पुरुष के साथ रह रही है। जांच के दौरान पता चला कि श्रुति नाम से रह रही यह महिला असल में बांग्लादेश की नागरिक सलेहा बेगम है। पुलिस के अनुसार महिला साल 2023 में भारत आई थी और सोशल मीडिया के जरिए छत्तीसगढ़ के रहने वाले श्याम दास के संपर्क में आई। इसके बाद वह अपने पति को छोड़कर श्याम दास के साथ रहने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी महिला भारत में अवैध रूप से रह रही थी। इतना ही नहीं, उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बना लिए और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया और भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान महिला का बांग्लादेशी पासपोर्ट और नेशनल ID कार्ड बरामद किया है। फिलहाल दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है और इस पूरे मामले ने सुरक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपनी पहचान छुपाकर एक पुरुष के साथ रह रही है वैष्णवी एनक्लेव में। तो जब जानकारी करी गई तो पता चला स्वीटी नाम की महिला है और असल नाम इसका सलेहा बेगम है, जो मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है, और एक श्यामदास नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है जो कि मूलतः छत्तीसगढ़ का है। ये 2023 में हिंदुस्तान आई थी। उसके बाद ये सोशल मीडिया में के माध्यम से श्यामदास के संपर्क में आई और पूर्व पति जो इसका है आमिर हमजा, उसको छोड़ने के बाद ये श्यामदास के साथ रहने लगी
और जब इसका वीज़ा की अवधि एक्सपायर हो गई उसके बाद कंटिन्यू रहने लगी और दिल्ली में फिर श्यामदास के साथ रहने के बाद ये हरिद्वार आई और हरिद्वार में इसने आधार कार्ड, फर्जी माध्यम से आधार कार्ड हासिल किया, पैन कार्ड हासिल किया, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया और उसके आधार पर ही मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये जो है दोनों लोग इंडियन पासपोर्ट प्राप्त करने में भी सफल रहे। तो और जब इनकी सर्च की गई तो इनकी तलाशी में एक बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला इसी महिला का और उसका एक बांग्लादेश का नेशनल आईडी भी मिला। तो इसका बांग्लादेश का पासपोर्ट भी था, इंडियन पासपोर्ट इसने गलत माध्यम से प्राप्त किया। तो इस संबंध में बीएनएस के संबंधित धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पटना, बिहार में मीडिया से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा है कि पुडुचेरी, केरल और असम में इस बार सामान्य से ज़्यादा मतदान हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि रिकॉर्ड स्तर पर वोटिंग देखने का मिली है और गिरिराज सिंह के अनुसार इस बार बड़ी संख्या में बोगस वोटर बाहर हुए हैं और जनता से खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा है कि यह मतदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया है और असम में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि इन दावों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म होने की संभावना है। सभी में सामान्य वोटिंग हुई है, वोटिंग ही नहीं हुई है बल्कि आज तक जो नहीं हुआ उतना वोटिंग हुई है। ये दो चीज बताता है, चाहे चुनाव आयोग SIR कराए चाहे स्टेट कराए, जो बोगस वोटर था वो निकला। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्रति लोगों का समर्थन और ये वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हुआ है और आसाम में डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी है वो प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रही कटाक्ष के बंगाल को मछली के बारे में मत बताओ, मत सिखाओ। वो बार बार TMC सरकार बंगाल में घबराई हुई है, तो वो कभी मछली पे, कभी इधर कभी उधर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मांस भी चलेगा लेकिन गाय का मांस नहीं कटेगा बंगाल के अंदर, और बांग्लादेशियों को उल्टे टांग के बाहर किया जाएगा, जिसको TMC की सरकार ममता दीदी रेड कारपेट बिछा के स्वागत की थी, वो इसलिए घबराई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक अहम बयान सामने आया है, जहां बसपा नेता महेश घगड़ा ने गांव चलो बस्ती चलो अभियान को लेकर बड़ी बात कही है। महेश घगड़ा ने कहा है कि एक समय था जब नक्सलवाद की चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि इसकी आखिरी लड़ाई आबूस मार में लड़ जाएगी, लेकिन अब हालत बदल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बस्तर के दूरदराज के गांव जो पहले बीजापुर से भी नहीं जोड़ पाते थे, अब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और नागपुर जैसे इलाकों से कनेक्ट हो रहे हैं। घगड़ा के अनुसार पहले इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी, यहां तक कि पंचायत भवन भी मौजूद नहीं थे, लेकिन अब सड़क संपर्क और विकास के जरिए लोग रायपुर, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में समग्र विकास हो और नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। फिलहाल इस बयान के बाद विकास और सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नेशनल पार्क इलाका है और जहां माओवादियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई भी यहाँ लड़ी गई और काफी चैलेंजिंग इलाका था, जहां यहाँ नक्सली ट्रेनिंग वगैरह भी दिया करते थे। अब कैसे देखते हैं? कई बार जब बात होता था तो लोग बोलते थे कि भुजमाड़ नस्लियों का अंतिम लड़ाई लड़ा जाएगा। मैं लोग हंस के बोलता था कि शायद आप लोग को भौगोलिक परिस्थिति और नस्लियों को नहीं पता है। इंद्रावती जो एरिया है, टियर जो एरिया है, अंतिम लड़ाई लड़ा जाएगा, अंतिम नस्ली का
और वही हुआ। अंतिम नस्ली पापाराव आपकी सागमेटा क्षेत्र से ITR इंद्रावती अभयारण्य से निकले, क्योंकि काफी दुर्गम एरिया, भौगोलिक जो स्थिति है उनके लिए अनुकूल था। हम सब देखते हैं कि फर्जीगढ़ से जब एंट्री करते तो उनको नाका लगता था। नाका में जनता सरकार के परमिशन के बाद ही अंदर जाना है, या जो लोग सूचना आता तो आते थे। और यहाँ गांव के लोग भी जब जाते थे तो परमिशन लेके जाते थे। और कब आएंगे, अगर लेट हुआ तो उसका कारण था, पूछताछ होता था, तो तमाम बाधाएं थी। यहाँ की पढ़ने जाते थे तो आते नहीं थे। तो ये लोग कुटरुम बस गए, कोई बीजापुर में बस गए, कोई भ्रमण बस गए, कोई फर्जीगढ़ में बस गए। और यहाँ पर नस्लियों ने आज अगर बात करें बस्तर का अंतिम गांव, अगर महाराष्ट्र जुड़ रहा है, आंध्रा जुड़ रहा है, हैदराबाद से जुड़ रहा है, नागपुर से जुड़ रहा है। सागमेटा ऐसा था कि बीजापुर से नहीं जुड़ा। सागमेटा ऐसा था कि कुटरू से नहीं जुड़ पाया। सागमेटा में ऐसा था कि स्वास्थ्य केंद्र पहले हुआ करता था, नहीं है। सागमेटा पंचायत भवन नहीं है। यहाँ कैसे से एक युवा था जो स्पोर्ट्स अकेडमी में खेलने गया था, वो एथलेटिक्स था, उसको नस काट दिए। उसको लगा था कि बता दी पुलिस में भर्ती होने को दौड़ रहा था। तो जो लोग खेलने था, जो लोग खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, उनको तो नस्ल पचा नहीं पा रहे थे। तो आप सोच सकते कि वहाँ के युवाओं को पढ़ने कैसे देंगे। स्कूल खत्म कर दिया यहाँ पे। और स्कूल तो रहेगा तब जब यहाँ रोड रहेगा तो टीचर आएंगे। रोड कनेक्टिविटी खत्म कर दी। आज 26 बार देखिए रोड, जिस रोड से आ पाया मैं 2007 के बाद, आज पहली बार मैं 19 साल बाद यहाँ पे प्रवेश कर पाया मैं। कभी पीड़ा भी होती थी, लोग जब बात करते थे तो एक बार जब मंत्री था, बोनस बांटना था और ITR क्षेत्र यहाँ पे हम लोग उस समय छत्रपति राशि देते थे। तो मैं खबर भेजा, पास कार्ड आया, सब गाँव वाले पहले तैयार हुए, फिर खबर आया बिल्कुल मना कर दीजिए, आएंगे तो फिर नस्ली गाँव वाले कत्लेआम करने की धमकी दी। तो सरकार को आने तक की मतलब बाकी सरकार आगे नहीं, मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी सरकार के अगर कोई मंत्री आएगा तो लोगों को कत्लेआम कर दिया जाएगा। मतलब लोगों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दूर कर दिया गया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सोच था अंतिम व्यक्ति का विकास हो, जो कभी नस्ल नहीं चाहते थे। गांव में खेल का सुविधा बने। गांव में अभी जैसे आज युवाओं को कहा रहा था कि बस नहीं चलती, अब समिति बनाई है, सरकार सुविधा देने तैयार है, आप बस चलाइए। मैं युवाओं को आह्वान करके जा रहा हूँ, आप समिति बना के हम बस देंगे, आप बस चलाइए। युवाओं को आह्वान करके जा रहा हूँ, होम स्टे के लिए तैयार कीजिए। आप यहाँ पे पर्यटन का बहुत संभावना है। यहाँ पे राज पशु वन भैंसा मिलता है, यहाँ पे चीतल है, काफी वन्य जीव है, सुंदर जंगल है, सुंदर मौसम यहाँ का रहता है। तो यहाँ के लिए आप हम कॉटेज बना के देंगे, लेकिन सरकार नहीं चलाएगा, आप समिति को चलाइए, आप गाँव वाले बना के चलाइए। आ गया है, हम उद्योग बनाएंगे। उद्योग कौन सा? स्थानीय उद्योग, पर्यटन उद्योग, उसको हम युवाओं को जोड़ेंगे। और लोग बाग, एक चीज मैं आपको मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ कि लोग बाग उद्योग के नाम से यहाँ पे अम्बानी नहीं आना है। लेकिन कांग्रेस के लोग ये डरा अम्बानी आएगा, नहीं आएगा। ITR क्षेत्र है, वो विकास होगा तो स्थानीय लोगों के साथ विकास होगा, स्थानीय आदिवासियों के साथ होगा। स्थानीय जो रहवासी हैं, तो यहाँ पे चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग हों, चाहे आदिवासी हों, उनके साथ विकास होगा। वो जो चाहेंगे उसका विकास होगा। लेकिन यहाँ के लोग भी दिल्ली से जुड़े, यहाँ के लोग भी महाराष्ट्र जुड़े, हैदराबाद जुड़े, रायपुर से जुड़े। आज तो कुटरू से नहीं जुड़ पाया, बीजापुर से नहीं जुड़ पाया। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र भी विकसित हो। और आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ, यह सागमेटा बहुत सुंदर जगह है और देखने के लिए, रुकने के लिए काफी अच्छा है। अभी फिलहाल सुविधा कम है, आके लोगों घर में रुकिएगा, लोग भी प्रेरित हो जाएंगे होम स्टे बनाने के लिए। और निश्चित तौर पर इसका आनंद लीजिए। काफी सुंदर यहाँ का मौसम, काफी सुंदर यहाँ जंगल है, यहाँ पे काफी सुंदर अलग प्रकार के आपके वन्य जीव मिलेंगे और देखने को मिलेगा जो बाकी जगह देखने को मिलता है। जरूर आइएगा सागमेटा। लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां बसपा सांसद जगदम्बिका पाल सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अहम बयान दिया है। जगदम्बिका पाल सिंह ने महिला आरक्षण बिल को एक ऐतिहासिक बदलाव बताते हुए कहा है कि यह सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की लगभग 50% आबादी को शासन और नीति निर्माण में भागीदारी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि इस बिल के जरिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी, जो भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी। संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। बेटियों पढ़ो और बेटियां बढ़े जैसे अभियानों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और उन्होंने यह भी बताया कि बिल में कुछ संशोधन किए गए हैं जो इससे और प्रभावी बताते हैं। साथ ही उन्होंने
कहा है कि विकसित भारत के संकल्प में देश की आधी आबादी की भागीदारी अब और मजबूत होगी। इस बयान के बाद महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक बदलाव है और ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जो केवल एक महिलाओं के सशक्तिकरण का नहीं होगा। मुझे लगता है देश की जो 50% आबादी है उसको देश के गुड गवर्नेंस में, देश की शासन से लेकर के लोकसभाओं विधानसभाओं में 33% की सहभागिता इस बात को सुनिश्चित करेगी और इसके लिए 16, 17, 18 भारत की लोकसभा में संशोधन विधेयक आएगा। ये निश्चित तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने एक विमेन एम्पावरमेंट की बात कही, बेटियां पढ़े बेटियां बढ़े, और अभी पिछले दिनों जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को किया गया, इसमें 3 संशोधन आएंगे। एक संशोधन तो ये होगा कि 2011 की आबादी पे मतलब उसको माना जाए और परिसीमन के लिए किया जाए जो संभावनाएं हैं। दूसरा कि उसमें महिलाओं की संख्या लोकसभाओं विधानसभाओं में जिस तरह से 50% बढ़ाने की बात है, और ये इस तरह की है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस देश को जो एक विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है वो निश्चित तौर से एक गुणात्मक परिवर्तन होगा और उस विकसित भारत के संकल्प को जिस तरह से देश की इन आधी आबादी को ये अवसर मिलेगा वो निश्चित तौर से पूरा होगा। राजनीतिक बयान सामने आया है जहां बसपा सांसद राजू बिष्ट ने टीएमसी और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। राजू बिष्ट ने कहा है कि हुमायूं कबीर और टीएमसी की ही उपज है और उन्हें ममता बनर्जी की टीम भी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की राजनीति में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें अब अपनी हार का आदेशा हो गया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की धड़कन बढ़ी हुई है। और राजू बिष्ट ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे बयान जैसे कि बसपा आने पर मछली बंद हो जाएगी, जनता को गुमराह करने की कोशिश है और इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने की असर है। अब विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पहली बात तो हुमायूं कबीर ये टीएमसी की उपज है और मुझे लगता है हुमायूं कबीर को अपनी औकात का पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है वो 1000 करोड़ का आदमी हो सकता है? टीएमसी चुनाव के समय ऐसे जो है मन गणित जो है कहानी और ऐसी जो है न्यूज वो करती रहेगी। और मेरा इतना कहना है कि 1000 करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ रुपया गरीब जनता के टीएमसी ने खाए हैं और ये भ्रष्टाचार खुलेआम जनता को दिखता है। और मैं फिर कहना चाहूंगा हुमायूं कबीर जो है वो ममता दीदी का ही टीम भी है। और आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी वुमेन जो रिजर्वेशन बिल लाने वाली है उसका क्या वो तो वुमेन के लिए बहुत कुछ करने के बारे में दावा करती है, लक्ष्मी का भंडार ये सब बहुत सारे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए ममता दीदी समर्थन करेगी नहीं करेगी इसकी मैं तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब मुश्किल से बचे हुए उनके 15 दिन बचे हुए हैं और जहां तक महिलाओं का रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ जो बिल है वो ममता दीदी समर्थन करे या ना करे वो पारित होना है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहा है और वो पूरी देश की जनता जानती है और मैं फिर कहता हूं कि वो समर्थन करे नहीं करे इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है एक बार महिलाओं को लेकर के कितना
सजग है और कितना जो है महिलाओं के बारे में चिंता करती है। मुझे लगता है ये एक उनके पास एक अवसर है बताने का। आएगा बंगाल में बीजेपी तो आ ही जाएगा। हम तो मछली भी खाते हैं, हम तो चिकन भी खाते हैं, हम तो नॉनवेज भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, ऑमलेट भी खाते हैं, सब खाते हैं। अब आप देखिए मुख्यमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि बीजेपी आएगा तो मछली बंद होगा। इसका मतलब ममता दीदी जान चुकी है, उनका पंडित, उनका गुरु उनको ये बता चुका है कि आपका जाना तय है। इसलिए बौखलाहट में मच्छी की, अंडे की, चिकन की और क्या क्या बात कर रही है। पहली बार दिख रहा है ममता दीदी का धड़कन बढ़ा हुआ है। इसीलिए आजकल मंच में जो है ना वो तो पूरा वॉकिंग करती है, जॉगिंग करती है। पहले चलती थी धीरे धीरे, अब तेज तेज दौड़ती है, रेस लगाती है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, उनका टेम्परेचर बढ़ गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक बड़ा आर्थिक बयान सामने आया है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अहम बातें कही है। पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, टैरिफ और आर्थिक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। उन्होंने कहा इसका श्रेय पिछले कुछ वर्षों में तैयार किए गए मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे को दिया। और इन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी कहा था कि भारत 30 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन गोयल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नीतियों के चलते भारत यह लक्ष्य आधे समय में ही हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस बयान के बाद देश की आर्थिक प्रगति और भविष्य को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। Ladies and gentlemen, is the virtuous cycle of growth that has made India the world's fastest growing large economy today. And despite all the problems we face in the world, the global economy, whether it's war, whether it's the uncertainties of tariffs in a particular country, we have been able to face all of these challenges with resilience because of the strong macroeconomic fundamentals built over the last few years. Because of our fragile five economy in 2014, inherited by Prime Minister Modi, being converted to one of the top 5 countries in the world in less than a decade. Incidentally, your own son of the soil was the finance minister in 2014, and in his last speech as finance minister, he had made, of course, he had recognized there was high inflation, growth had fallen drastically, foreign exchange reserves were low, the whole economy was kind of in a state of flux. That's why it was called the Fragile Five economy, one of the weakest five in the world. At that time, in giving his budget speech, the interim budget speech of 2014, Mr. P. Chidambaram had forecasted that from the 11th largest economy that India was, in about 30 years, will become the third largest economy. 30 years. And the daughter of your soil, Nirmala Ji, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, an admirer of Tamil pride, Tamil culture, Tamil language, who believes strongly in the true potential, the huge potential that Tamil Nadu has. We have been able to accept that challenge that instead of 30 years, we'll probably achieve that in 14 or 15 years, less than half. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों जरूर रहे हम भारत के साथ।